हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म तो सभी लोग डालते हैं, लेकिन होता क्या है कि फॉर्म में कई कारणों जो है गलतियां आ जाती हैं या किसी फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म जो है या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या तो हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपका इतना प्रोसेस आपका कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है स्कॉलरशिप रिजेक्ट ना हो और पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आ जाए। इसकी पूरी गाइडलाइन के बारे में आपको मैं आज समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम वीडियो आपको बताना चाहेंगे, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं पीएम किसान और यूपी स्कॉलरशिप संबंधित कई सारी जानकारी लाता रहता हूँ और भी ऑनलाइन सरकारी जो भी चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी मैं देता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या होना आवश्यक है और कैसे हम अपने फॉर्म में कोई भी गलती ना करें और हमारा फॉर्म सही है ताकि हमारी स्कॉलरशिप आ जाए। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि यूपी स्कॉलरशिप में हमारे रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। मैं इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं और वहां से अपना फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसा भी अब आज हम बात करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊँगा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप जनरल इंट्रैक्शन आप स्टूडेंट यहाँ पे देखा जा रहा है फॉर स्टूडेंट के लिए कि क्या है इंट्रैक्शन इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। तो मैं इस पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो आप। और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे जो है समझ सकते हो और कैसे इसको अपना फॉर्म को गलत ना होते हुए सही तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि छात्र क्या करें। तो ये मेरे द्वारा बताया गया नहीं है, ये ऑफिशियल है यूपी स्कॉलरशिप पे। तो इसको बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आपकी स्कॉलरशिप में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो यही होगा कि आपने जानकारी दी थी और तब भी गलत हुआ फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन जारी किया गया हो। यानी कि आपको बताया जाता है कि आपका जो शैक्षणिक अंक पत्र है, जो पिछड़ा अंक पत्र होगा, पूर्व लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपने इससे पहले परीक्षा पास की है उसका अंक पत्र होना आवश्यक है। और प्रमाण पत्र की छायाप्रति और जाति, आय और निवास, ये तीनों चीज़ें ऑनलाइन वाला होना चाहिए आपके पास। आय, जाति और निवास, मैं यूपी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ तो इस वजह से आय, जाति, निवास जो है आपका यूपी के तहत, यूपी सरकार के तहत से बना हो और वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अब बात ये आती है कि पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको अपने स्कूल से पता चलेगा या कॉलेज से पता चलेगा, जो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड एवं पंजीयन क्रमांक, तो वर्तमान विश्वविद्यालय यानी कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक में है तो आपका विश्वविद्यालय कौन सा है, अगर आप 9th-10th में और या 11th-12th में है तो आपको अपना बोर्ड का पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, बोर्ड का नाम पता होना आवश्यक है। तो प्रथम वर्ष को छोड़कर, यानी पंजीयन क्रमांक के बारे में बताया गया है कि अगर प्रथम वर्ष में है, यानी कि अगर कक्षा 11 और 9 में है या बीए फर्स्ट ईयर में है या किसी भी फर्स्ट ईयर टेट पे है, तो आपको पंजीयन क्रमांक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे दी जाती है कि आधार नंबर, आपके पास आधार होना अत्यंत आवश्यक है और अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अपलोड होना आवश्यक है। तो आधार नंबर होना चाहिए और आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो नंबर चालू होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपके पास होनी आवश्यक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है कि हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम या पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि उसी तरह हो जिस तरह आधार कार्ड में अंकित होना चाहिए। तो यानी कि अब यहाँ पे हाई स्कूल दिया गया है, लेकिन कुछ लोग 9th के होंगे तो उनका होना क्या है कि जो उनकी कक्षा 8 की मार्कशीट पे लिखा होगा उस हिसाब से उनके जो है आधार कार्ड पे उनका नाम, उनके पिता का नाम और जन्मतिथि और लिंग जो है आपका वो सेम होना चाहिए, कुछ भी अलग ना हो उसमें। जो आपकी मार्कशीट पे है वही आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, कुछ भी एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि लिखा हुआ है आधार नंबर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण यानी डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, आधार नंबर नाम एवं जन्म तिथि का मिलान तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे।
तो इसमें होता क्या है कि जब आपका आधार सत्यापन के लिए जाता है तो वहाँ आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो नाम दिया था, तो क्योंकि नाम हमें हाई स्कूल की मार्कशीट से देना है, मार्कशीट के नाम से देना है, नाम, जन्म और मेल फीमेल, तो ये सारी चीज़ें हमको अपने जो है मार्कशीट के हिसाब से देना है। और डेमोग्राफिक अपडेट जो होगा वो आपके आधार कार्ड से होगा, तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी आप OTP के माध्यम से इसको ऑथेंटिकेट करवा पाएंगे, तब आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ पाएगा। अब यहाँ पे बात आती है आगे, आधार नंबर से लिंक बैंक खाता NPCI से सीडिंग अनिवार्य है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस पे NPCI होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। NPCI मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो आपका सरकारी जो भी अनुदान होता है वो इसी के माध्यम से DBT के थ्रू आपके अकाउंट पर भेजा जाता है। तो आधार कार्ड जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना अनिवार्य है और वो NPCI सर्वर से भी सीड होना चाहिए। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा के अनिवार्य रूप से कराएं। यानी कि अगर आपका ये चीज़ नहीं है तो आप इसको जो है आप ये जो है आप चेक करा सकते हैं कि आपका है या नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आधार की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आधार कार्ड की जब वेबसाइट पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो NPCI सर्वर से लिंक है या नहीं लिंक है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो माई आधार पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के बाद अगर आपके पास माई आधार नाम का एप्लीकेशन है तो वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपना कैप्चा भरेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होगा वहाँ पे OTP जाएगा। जब OTP डालेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा कि आपका कौन सा बैंक जो है आधार लिंक स्टेटस जो है NPCI सर्वर से लिंक है। तो इस तरीके से आप अपना इस पे वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो चैनल पे विजिट करिए, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप कैसे इसको चेक कर पाएंगे। तो अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आपका खाता तो NPCI सर्वर से लिंक होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपका कोई भी खाता NPCI सर्वर से लिंक नहीं दिखा रहा है तो आपको अपने बैंक जाना है और बैंक जाके वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप होगा, वहाँ से आप अपना ऑनलाइन जो है इसको जो है बैंक के थ्रू आप इसको जो है NPCI सर्वर से सीड करा सकते हैं अपने आधार को अपने अकाउंट से। अब यहाँ पे आता है कि अपना आधार लिंक बचत बैंक खाते में लिंकिंग NPCI से सीडिंग के साथ संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अनिवार्य है। यानी कि आपका जो बैंक है वो रेगुलर रूप से जो खाता है आपका रेगुलर रूप से चालू होना चाहिए, यानी कि 3 महीने के अंदर ट्रांजैक्शन होने चाहिए। जो आपका न्यूनतम बैलेंस होता है बैंक का वो मेंटेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू बताई गई हैं कि तभी आपका जो है ये आपका स्कॉलरशिप आपके खाते पर आ पाएगी। आधार लिंक बचत बैंक खाते में भली भांति जांच ले, बिना आधार सीडित खाता बैंक खाते से लिंकिंग NPCI सर्वर में साथ में भरने पर PFMS के माध्यम से छात्र के आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका NPCI सर्वर से आपका जो है आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपका अकाउंट लिंक नहीं है, तो होगा क्या कि जब प्रमाणीकरण के लिए समाज कल्याण में जाएगा आपका फॉर्म, तो PFMS द्वारा जो एक ऐसी संस्था है जो आपका पेमेंट को वेरीफाई करती है कि आपका जो खाता है कहीं से, तो PFMS द्वारा अगर आपका खाता नहीं लिंक होगा तो NPCI सर्वर तो PFMS क्या करेगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक। तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आ पाएगी। उसे पाठ्यक्रम के समाप्त तथा पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लॉक करने के पूर्व अपना संपूर्ण विवरण यथा स्कूल इंटरमीडिएट का रोल नंबर, जाति, आय प्रमाण पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, धनराशि आदि पत्र में अंकित की गई कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या आदि का किया गया आकलन सावधानी पूर्वक जांच ले। यानी कि जब आपका टेम्परेरी फॉर्म लॉक हो, यानी कि आप अभी संशोधन के लिए आप आ सकते हैं, तो तब तक फॉर्म को पूरी तरह से लॉक न करें, पूरा फॉर्म भली भांति जांच ले। वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने डिटेल दी है उसको पूरा का पूरा आय जाति प्रमाण पत्र में जो आवेदन क्रमांक होता है या आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, जो आपके अंक होते हैं पिछली कक्षा के, इनको भली भांति पूरी तरह से इसका मिलान कर लें ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अगर देख पा रहे होंगे तो इसका लिंक भी मैं दे दूँगा, वहाँ आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको मिलान करनी है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी आय प्रमाण पत्र उसमें स्कॉलरशिप के फॉर्म में सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत हुई तो आपका स्कॉलरशिप रोक दिया जाएगा। सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें।
छात्र आज साइबर कैफे संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जांच कर प्रिंट लेकर स्वयं समय से प्रविष्टियों को जांच कर लें तथा कोई त्रुटि ना हो तो उसको सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें। यानी कि अगर आप खुद से भर सकते हैं फॉर्म तो अच्छा है, अगर खुद से नहीं भर सकते हैं तो अगर किसी कैफे से या आपके संस्था द्वारा अगर फॉर्म भरा जा रहा है तो आप वहां पर सारे प्रविष्टियों को पहले अच्छी तरह से जांचें तभी अपने फॉर्म को सबमिट करवाएं। और इसी तरह से काफ़ी सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है। आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत 3 दिन के बाद संस्था में फाइनल प्रिंट मिलेगा। यानी कि आपको जो आवेदन पत्र सबमिट करेंगे ऑनलाइन उसको 3 दिन बाद जो है आपको जो है आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा आपके पोर्टल से। तो वो पोर्टल से फाइनल प्रिंट लेने के बाद आप कॉलेज में इसको जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आपका काम वहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके कॉलेज का काम शुरू होगा। तो अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें। यानी कि नॉन रिफंडेबल फीस का जो कॉलम होगा स्कॉलरशिप में उसमें शिक्षण संस्थान द्वारा आपने पहले पूरी तरह से जांच ली कि आपकी फीस है कितनी, वही फीस कॉलम में भरे, दूसरी फीस न भरे, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे रेगुलर, प्राइवेट, एडेड, सेल्फ फाइनेंस जो भी आप करते हैं और किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ से आप जो है अपना सारी चीज़ें करवा सकते हैं। ये इतनी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी। बाकी आप यहाँ पे आने के बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। और मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए वरना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास नया इंटरफेस सामने आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख पाएँ समाज कल्याण विभाग द्वारा, यानी कि इस कॉलम में ST जनरल कैटेगरी के लोग इससे आवेदन करेंगे और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग यानी OBC के लोग यहाँ से करेंगे और अल्पसंख्यक लोग यानी माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग यहाँ से करेंगे। तो ये प्री मैट्रिक होता है 9th, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट होता है कक्षा 11 और 12 और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट होता है कक्षा 12 के ऊपर जो भी क्लासें होती हैं वो होती हैं। और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट होता है, जो भी बाहर के लोग हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये कॉलम है। तो ये सारी चीज़ें आपको भली बात समझ लीजिएगा तभी आप रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद आपको सारी चीज़ें कंप्लीट है तो रजिस्ट्रेशन करिए, आपका स्कॉलरशिप जरूर आएगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए, पूरे फॉर्म में कोई भी त्रुटि है उनको सही करिए तभी फॉर्म को लॉक करिएगा ताकि स्कॉलरशिप में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर संतुष्ट हैं आप तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।